10th बोर्ड या 12th बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है, इसका डिटेल हमने जानकारी दिया था विद्यार्थियों को। तो उसी में किसी विद्यार्थी का नंबर बहुत अच्छा आ जाता है, किसी विद्यार्थी का कम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन कुछ ऐसे कॉमन चीज हैं जिसको आप अपना लीजिएगा अपने परीक्षा में, या कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम जहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है उसको अगर आप जान लेते हैं तो वह जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हम लोग कुछ पिछले क्लास में बहुत पहले 10th बोर्ड या 12th बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है, इसका डिटेल हमने जानकारी दिया था विद्यार्थियों को। और उस समय सभी विद्यार्थियों को हमने सजेस्ट किया था कि इसी तरीका से अपना तैयारी को शुरू करें, और लगभग 2 माह पहले इसको बताया था हमने, और मुझे उम्मीद है कि उस तरीका को आप लोग अपना रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का 3 तरीका है, 3 पैटर्न है। क्या क्या? तो पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है लघुत्तरीय प्रश्न, और तीसरा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसा है कि इसमें अगर आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन सही हो गया तो पूरा नंबर मिलेगा, गलत हो गया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसमें हर स्टूडेंट के लिए एक ही मापदंड है, अगर क्वेश्चन सही है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्वेश्चन गलत है तो नहीं मिलेगा। अब रही बात लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो क्या कारण है कि सभी स्टूडेंट अगर सभी क्वेश्चन को लिखते हैं और यह दावा करते हैं कि हमने सारा क्वेश्चन लिख दिया है, नंबर अच्छा आएगा, तो उसी में किसी विद्यार्थी का नंबर बहुत अच्छा आ जाता है, किसी विद्यार्थी का कम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? लिखने का कौन सा ऐसा तरीका उन्होंने अपनाया, उनको बहुत अच्छा नंबर मिल गया, और उस क्वेश्चन का जवाब आपने दिया तो आपका तरीका क्या था कि आपको कम नंबर मिला? तो यह आपके लिखने के तरीका और कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर के सोच पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन चीज हैं जिसको आप अपना लीजिएगा अपने परीक्षा में, चाहे वो आप 10th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, 12th बोर्ड के एग्जाम में रहे हो, या कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम जहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है उसको अगर आप जान लेते हैं तो वह जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपको 10th बोर्ड में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन तो सब लोग बनाएंगे। कहता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 विभिन्न मान के प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो अब सवाल है कि लिखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला चीज होता है कि हम उसका डायग्राम बनाएं। हम जब बता रहे थे आपको, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सीधा सीधा क्वेश्चन यही है, क्या है कि श्रेणी क्रम समायोजन में दिया है 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन कहता है समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि सीधा सीधी यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन दे दिया कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो अब लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखिए उसमें क्या है कि सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का हम हवाला देंगे। अब आंसर कैसे लिखा जाएगा ये देखिए, सब चीज है। मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं कि लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप कैसे आंसर को लिखिएगा, आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त होगा। तो यहां पर श्रेणी क्रम समायोजन, अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो श्रेणी क्रम समायोजन लिखिए और उसके इंग्लिश का भी वर्ड का प्रयोग कीजिए, सीरीज। ये बहुत मायने रखता है नंबर प्राप्त करने के लिए। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं
तो यह तो तय है कि पूरा का पूरा जवाब आप हिंदी माध्यम में दीजिएगा, लेकिन बीच बीच में जो उसका इंग्लिश का टर्म है कोष्ठ में वो भी डालते रहिएगा, तो उसका भी एग्जामिनर पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। जैसे श्रेणी क्रम समायोजन, सीरीज कनेक्शन, क्लियर है? तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन क्या है, इसका डायग्राम क्या होता है, वो बनाना जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 गो प्रतिरोध है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक उसी का जवाब लिखना है, फालतू कुछ नहीं लिखना है। हमारे पास 3 गो प्रतिरोध हो गया, इसका नाम दे दिए मान लीजिए R1, इसका हो गया R2, इसका हो गया R3। अब इसी में हम करंट फ्लो कराएंगे। करंट फ्लो कराने के लिए हम बैटरी दे देते हैं, इस तरह का डायग्राम बना देंगे। अब ध्यान दीजिए, बैटरी का तरीका है कि लंबा लाइन जो होता है प्लस और छोटा लाइन होता है माइनस। बैटरी से जब भी करंट बाहर निकलता है तो प्लस से होकर के निकलता है, ऐसे यह सभी प्रतिरोधों से होकर, सभी रेसिस्टेंस होकर गुजरेगा और फिर आकर के माइनस में प्रवेश कर जाता है। करंट का नाम दे देते हैं आई। क्लियर? अब यहां देखिए, तो यह एक डायग्राम बन गया। तो श्रेणी क्रम समायोजन के डायग्राम में क्या लिखाएगा कि मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, जो एक बैटरी से कनेक्टेड है, माने जुड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए कि प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय छोर, यह दूसरा छोर कहलाएगा, यह पहला छोर। पहला छोर और दूसरा कैसे करेंगे, जिधर से करंट जा रहा है वह पहला छोर कहलाएगा, और जिधर से करंट निकल रहा है वह दूसरा छोर कहलाएगा। अगर इधर से करंट जाता तो इस साइड वाला सब पहला छोर कहलाता, और इस साइड वाला माने कि जिधर से करंट इन किया वो पहला छोर, और जिधर से आउट हुआ वो दूसरा छोर। तो इधर से करंट हम भेज रहे हैं, तो यह पहला छोर हुआ, यह दूसरा छोर हुआ। इसके लिए यह पहला हुआ, दूसरा हुआ। तो सीरीज कनेक्शन में कैसे लिखेंगे कि मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1 और R2, R3 इस प्रकार हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से इस क्रम में जुड़े हुए हैं। इस समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। माने कि यह जो भाषा अगर हम लिख देते हैं तो यह पूरा का पूरा आपका जवाब बन गया। अब पूरा भाषा हम लिखे नहीं, आपको हम बोल दिए कैसे लिखेंगे। जो यहां लिख दिए इसके बाद क्या लिखेंगे कि मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, पुनः दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से इस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहा जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, श्रेणी क्रम समायोजन का 2 स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्या कैरेक्टर क्या होता है? तो सभी, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधों में धारा एक समान होती है, एक समान होती है। सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सीरीज कनेक्शन का। सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान होती है। अगर यह करंट आई जा रहा है तो इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा। यह क्लियर हो गया। लेकिन हर एक प्रतिरोध के बीच विभवांतर, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट दे दीजिए, यह पॉइंट दे दीजिए ए, यह पॉइंट दे दीजिए बी। ठीक है, तो यहाँ का विभवांतर मान लीजिए भी ए, यहाँ का विभवांतर भी बी, फिर यहाँ पॉइंट दे दीजिए सी, यहाँ का विभवांतर भी सी, फिर यहाँ पॉइंट दे दीजिए डी, यहाँ का विभवांतर भी डी। ठीक है, अब उसमें लिखाएगा कि मान लिया कि R1, R2 और R3 के बीच विभवांतर। अब यहां देखिए R1, R2 और R3 के बीच विभवांतर देखिए कि R1 के बीच का लिखने का तरीका ही है विभवांतर,
डैश देके क्या लिखेंगे, विभवांतर कैसे होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब मान लीजिए कि विभवांतर का मतलब होता है कि यहाँ के विभव से यहाँ विभव घटा दिए। फिर उसी तरह से R2, अब यहाँ डॉट डॉट दे सकते हैं, लिखने का तरीका है, यह क्या हो जाएगा, तो VB माइनस VC, VB माइनस VC, ठीक है। और R3 का विभवांतर, R3 का विभवांतर VC माइनस VD। यह क्लियर हो गया, यानी कि हर प्रतिरोध के बीच का विभवांतर हमको मिल गया। तो हम जान रहे हैं कि जो करंट सब में जा रहा है, यहां देख लीजिए कि जो करंट सब में जा रहा है वह करंट सेम है, विभवांतर अलग अलग है। तो अब इसका समायोजन हम लोग कैसे करेंगे, तो अब हमको देखना है कि हर करंट के लिए ओम का नियम यहां लिखेंगे, फिर यहां नीचे से लिखेंगे ओम के नियम से। अब ओम के नियम से, अब देखिए सबसे जरूरी चीज होता है क्या, ओम का नियम क्या है, यहां देख लीजिए ओम का नियम है V इजकल टू I R, यही ओम का नियम है। तो सभी रेसिस्टेंस के लिए ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम देखिए क्या होगा, तो V इजकल टू I R, ये विभवांतर होता है, तो यहां पर विभवांतर क्या है, VA माइनस VB इजकल टू I R1, ठीक। फिर VB माइनस VC इजकल टू I R2, VC माइनस VD इजकल टू I R3। यह हमारा ओम का नियम तीनों के लिए निकल गया। अब करेंगे क्या कि इसका इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट में हमको, चूंकि हम तो जान रहे हैं कि करंट सब में सेम है, तो टोटल का टोटल विभवांतर जो होगा इस पूरे सर्किट का, वो यहां से लेके यहां तक होगा, तो वह होगा VA माइनस VD। तो इस विभवांतर को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे यहां पर, जोड़ने पर एकदम नंबर नहीं कटेगा, जोड़ने पर। अब देखिए VB से VB कट गया, VC से VB कट गया, यहां बच गया VA माइनस VD इक्वल टू, देखिए I सब में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, यहां हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर VA माइनस VD जो है, ध्यान दीजिए, यह पूरे सर्किट के शुरुआत से लेके सर्किट के अंत तक का विभवांतर आ गया, यानी कि वह टोटल का टोटल सर्किट का विभवांतर हो गया। तो हम पूरा के पूरा अलग एक एक विभवांतर के बदले में हमारा टोटल विभवांतर आ गया VA माइनस VB। उस कंडीशन में इस VA माइनस VD को सिंपली हम लिखेंगे V, क्योंकि यह पूरा का पूरा विभवांतर है, ठीक है। यह भी क्या है, जो बैटरी हमने लगाया, यह बैटरी, यही बैटरी का विभवांतर है भी, क्योंकि कोई भी बैटरी अगर हम देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ विभवांतर होता है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा रहता है। तो यही विभवांतर देखिए इसका, यहाँ इस छोर से, अब यहां से यहां तक पूरा एक छोर हो गया, यहां से यहां तक पूरा एक छोर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच विभवांतर भी है, तो VA माइनस VD जो V के बराबर होगा, ये हो गया V इजकल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I को इधर कर देंगे, क्योंकि यह टोटल का टोटल विभवांतर है, यह टोटल का टोटल करंट है। तो उस कंडीशन में V बटा I इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर कुल विभवांतर बटा कुल करंट आ गया, तो कुल विभवांतर बटा कुल करंट का मतलब हुआ कि कुल प्रतिरोध है ना, तो यहीं पर अगर हम V बटा I करेंगे तो क्या निकलेगा R। तो इसका मतलब यह हुआ कि टोटल विभवांतर में से टोटल करंट को हम भाग लगा दिए, विद्युत धारा को, तो टोटल इस सर्किट का प्रतिरोध निकल गया, उसी को कहा जाता है समतुल्य प्रतिरोध। इसको हम चाहेंगे तो एक स्टेप बढ़ा के V बाई R को, देखो यही हो गया R, I किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर ये जो रिलेशन मिला, इसी को कहेंगे अभीष्ट व्यंजक, अभीष्ट व्यंजक। यही व्यंजक आपको निकालना था। ये कितना सिंपल आ गया, एक बार इसको फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं।
कि क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी क्रम समायोजन में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब यही होता है कि इस तीनों प्रतिरोध को हटा करके हम कौन सा एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें कि तीनों के बदले में अकेले काम करे। तो यहाँ पर यही समतुल्य प्रतिरोध आर हो गया, जो कि तीनों के योग के बराबर। जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू, मान लीजिए कि 5-5 ओम का 3 गो प्रतिरोध लगाए हैं इस सर्किट में, तो ये इतना लंबा सर्किट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम कोई एक ही प्रतिरोध लगाएं जो उसके बराबर काम करे। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस S3, 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 3 15 ओम, तो सबको हटा करके एक छोटा सा 15 ओम का ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो ये इतना बड़ा सर्किट ना होकर एक छोटा सर्किट में बदल जाएगा। तो जब ये टेक्नोलॉजी आया कॉम्बिनेशन का, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पुराने जमाने में बड़े बड़े हुआ करते थे, आप पुराने जमाने का रेडियो देखिएगा बहुत बड़ा था, पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर या कोई भी देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत बड़ा बड़ा होता था। लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट आता गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटा करने के लिए, तो उसका आकार भी छोटा 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 होते गया। अब मान लीजिए कि एक डिवाइस इतना बड़ा हम बनाए हैं जिसमें 3 प्रतिरोध लगाए हैं, अगर हमारे पास यह कॉन्सेप्ट है कि तीनों प्रतिरोध को हटा करके एक प्रतिरोध लगा दें, तो मान लीजिए कि 5-5 ओम का 3 प्रतिरोध लगाए हुए हैं, तो 5-5 10 3 15, अगर हम R = 15 ओम का एक प्रतिरोध छोटा सा लगा देंगे तो इसका आकार छोटा हो जाएगा लेकिन काम उतना ही करेगा। तो अब इसी आधार पर जो बड़ा रेडियो पहले काम करता था, छोटा रेडियो भी उसे ही काम करता है, उसमें और भी बेहतर तरीके से रिफॉर्म हुआ तो और अच्छा काम करता है। तो यह जो कॉम्बिनेशन है, यह मुख्य रूप से आधुनिक युग के इलेक्ट्रॉनिक साइड का सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो यहां पर क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है वह यही एक तरीका है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन लिख दीजिएगा, यहाँ का लैंग्वेज हम खाली बोल दिए हैं, लिखवाए नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो सीधा सीधी इसका फोटो बना दिए, फोटो बना करके बैटरी बना दिए, करंट बहा दिए। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान होती है और सभी प्रतिरोधों के किसमें, यह सीरीज कनेक्शन में। यही अगर समानांतरकरण की बात करेंगे तो ठीक उलट जाएगा, उसमें सभी प्रतिरोध में धारा अलग अलग हो जाएगा, अभी विभवांतर एक समान हो जाएगा। तो हम एक्चुअली में यह एक एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर आप अच्छे अंक के साथ अधिक नंबर के साथ पास करना चाहते हैं तो लिखने के जो तरीका है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। साइंस के किसी भी क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा या आलतू फालतू बात नहीं लिखना है। क्वेश्चन जितना कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन है क्या, इसको बना करके 2 लाइन लिख दिए। उसके बाद अब हमको प्रक्रिया क्या अपनानी है, इस प्रक्रिया को ध्यान देना है। सभी प्रतिरोध में धारा एक समान होती है, तो सब में धारा आई चला गया, क्योंकि यहाँ से आई निकला है, सब में चला गया। विभवांतर अलग अलग होता है, तो हर प्रतिरोध के बीच का विभवांतर हम निकाल लिए। यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ का विभवांतर VA मान लिया, यहाँ का VB, यहाँ का VC, यहाँ का VT, ये दोनों के बीच का अंतर VA माइनस VB, इसके बीच का VB माइनस VC, इसके बीच का VC माइनस VB, विभवांतर सबका निकल गया। जब विभवांतर निकल गया तो ओम का नियम कहता है V = IR, तो सबके लिए ओम का नियम लगा दिए। देखिए इसके लिए भी ओम का नियम, इसके लिए ओम का नियम, इसके लिए, अब सबको हम जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि हम सभी प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिए हैं। अब हमको समतुल्य निकालना है, इक्विवेलेंट, तो सबको जोड़ दिए ताकि अब कट के VA माइनस VD IR1। अब यहाँ पर देखना कि VA माइनस VD ये एकदम प्रारंभिक छोर पर है, D अंतिम छोर है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल का टोटल इस सर्किट का वोल्टेज हमको मिल गया, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जो जोड़ दिए, तो वह इस बैटरी की विभवांतर के बराबर है। तो टोटल पोटेंशियल में इस करंट को इधर ला दिए, ताई हो गया। तो टोटल वोल्टेज में, मान टोटल विभवांतर में टोटल करंट से भाग लग गया, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। इसी को निकालने के लिए कह रहा है कि यह समतुल्य प्रतिरोध हो गया, जिसका वैल्यू क्या होगा कि तीनों के जोड़ के बराबर हो गया। अब देखो, 2 ऑब्जेक्टिव तो यहां पर था कि सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान होती है, सभी प्रतिरोधों की विभवांतर एक समान होती है। एक और चीज आ गया, यह समतुल्य प्रतिरोध का जो मान है यह प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक आएगा अलग अलग से, क्योंकि इसका वैल्यू जो है तीनों के योग के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक प्रतिरोध से इसका वैल्यू अधिक आएगा। तो एक तीसरा ऑब्जेक्टिव यहां हम लिख देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक एक प्रतिरोध से अधिक होता है, अधिक होता है। अब देखिए, अब ये जो 3 पॉइंट हम लिखे, यही पॉइंट ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा, यही पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा।
यह जो फॉर्मूला आया, यही फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में चला जाएगा। कह देगा कि 10 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा। तो हम समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए जानते हैं कि तीनों के योग के बराबर होता है। 10 10 20 10 30 हो गया, या 10 ओम 12 ओम 15 ओम या 20 ओम 25 ओम 30 ओम दे दिया। तो ऑब्जेक्टिव भी यहीं से मिला आपको, न्यूमेरिकल्स भी यहीं से मिला, और पूरा का पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखने का यह तरीका हो गया। तो जब कभी भी आपको साइंस का क्वेश्चन, खास करके फिजिक्स का क्वेश्चन लिखना है, तो पहले ही बता चुके हैं कि जहां पर डायग्राम की गुंजाइश हो वहां पर डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि वह आपके आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। उस डायग्राम के बारे में 2-4 लाइन लिखिए जो आप डायग्राम खींचे हैं, तब उसके बारे में उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को लिखिए। उस प्रोसेस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओम के नियम से हमको इसको लाना है, और ये सारा का सारा चीज आपका रिजल्ट उनके सामने। अगर यह क्वेश्चन 6 नंबर का है, टीचर बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं, आपके चीज को देखेंगे तो आपको 6 में 6 देंगे, उनको 5 देने का मतलब कोई होगा नहीं। तो इस प्रकार से आप बोर्ड का एग्जाम तो कि अब नजदीक आ गया, 10 दिन बचा हुआ है, तो क्वेश्चन लिखने का जो तरीका जो भी आप अपनाए हैं उसी में थोड़ा बहुत सुधार करके इस तरह से क्वेश्चन लिखा कीजिए। तो आज आपको हम बताए कि कोई क्वेश्चन को लिखने का तरीका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, इसको अगर आप अपना लेते हैं आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर यह क्लास टॉपिक आपको अच्छा लगा, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।